Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agat Tantra and Vyavhar Ayurved, Faculty Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University Jaipur. Today I am going to share my lecture for BAMS second year Agat Tantra. In this session, we will discuss about the Ayurvedic methods to cure the poisoning और आयुर्वेदिक चिकित्सा के विष चिकित्सा उपक्रम। विष चिकित्सा के आयुर्वेद में 24 उपक्रम बताए गए हैं जिनका वर्णन चरक ने बहुत साइंटिफिक तरीके से चिकित्सा स्थान के 23 चैप्टर में किया है। ये 24 उपक्रम इस तरह से हैं। पहला है मंत्र या चैंटिंग मंत्र, अरिष्ट बंधन, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निक्वेट, उत्कर्तन, स्मॉल इंसिजन, निष्पीड़न, स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड, आचूषण, सकिंग ऑफ वेनम, अग्निदाह, कॉटराइजेशन, परिषेक, स्प्रिंकलिंग ओवर वाटर, अवगाह, कंप्लीट बाथ, रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, वमन, इंड्यूस्ड इमेसिन, विरेचन, इंड्यूस्ड परगेशन, उपादान, प्लेसिंग अपॉन मेडिकेशन। 13 is Hridayavran, method to protection of heart. 14 is Anjan या collyrium. 15 is Nasya or medication by nasal route. 16 is Dhoom, inhalation of medication by fumes. Leh, licking of medicating by mouth. 18 is Aushad or medication. 19 one is Prashman, pacifying medication. 20th is Pratisaran, rubbing of medicated powder to the affected site. 21 is Prativish or antidote. 22 is संज्ञा स्थापन और रिसोसाइटेशन। इट इज जब इमरजेंसी परिस्थितियां हो जाती हैं विषाक्तता के केस में, तब हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। 23वां है लेप, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट। 24वां है मृत संजीवन, मेथड ऑफ रिवाइविंग ऑफ इंसाइज्ड हेड। इस तरह के ये 24 उपक्रम का आयुर्वेदिक चिकित्सा के संदर्भ में, विष चिकित्सा के संदर्भ में चरक द्वारा मेंशन किया गया। इसमें से काफी उपक्रमों का हम पिछले सेशन में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विरेचन की। विरेचन क्या है? शरीर से अवांछित तत्वों को एनोरेक्टल रूट द्वारा बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। विष चिकित्सा के संदर्भ में यह और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर तंत्र या आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी हो या मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, उसमें हमेशा इमरजेंसी में ही पेशेंट हमारे पास आता है। इसलिए हमारे पास सभी संभव संसाधन जितने भी उपलब्ध हो, हमारा सम्यक प्रयास यही होना चाहिए कि मरीज के शरीर से विष को तुरंत बाहर निकाला जाए। उसी के लिए ये 24 उपक्रमणों का आयुर्वेद में समावेश किया गया है। इसमें से आज हम बात करेंगे विरेचन और आगे के उपक्रमों के बारे में। विरेचन 11वां उपक्रम है सद्य चिकित्सा विष चिकित्सा के क्रम में। विरेचन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनोरेक्टल रूट द्वारा विष को बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब ये कहाँ कहाँ अपनाई जाती है, किस किस तरह के विष में अपनाई जाती है, इसके बारे में हम अभी ज्ञान प्राप्त करेंगे। पित्त प्रकोपक विष में कोष्ठगत दाह एवं रुजा में, आद्यमान और मूत्र संग में सुश्रुत कल्प स्थान के अनुसार विरेचन करना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार तत्काल वमन व विरेचन से जो रुग्ण है वो तुरंत लाभान्वित होता है। विरेचन विधि में पक्वाशयगत विष को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। अब सद्य विरेचन, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में ही हमारे पास पेशेंट आता है, तो सद्य विरेचन का मतलब है इमीडिएट इंड्यूस्ड परकेशन। ये कैसे किया जाता है और किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देर से अवशोषित होने वाले विषाक्तता में, जैसे डिलेड एब्जॉर्ब पॉइजनिंग में, एंटरिंग कोटिंग दवाइयों की विषाक्तता में, या विषैले नशीले पदार्थों से जब तीव्र विषाक्तता हो जाए, बहुत इमरजेंसी की स्थिति हो जाए, तब सद्य विरेचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम इसकी विधि क्या है, विधि में वर्णित है आरगवत फल मज्जा प्लस त्रिव्रत प्लस त्रिफला चूर्ण के 200 ml क्वाथ के साथ इच्छा भेदी रस 125 mg या एक रत्ती पेशेंट को तुरंत दिया जाता है। बहुत सावधानी पूर्वक ये प्रोसीजर किया जाता है। ये प्रोसीजर हम तभी करते हैं अगर रोगी पूरे होश में है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेटेड है, वाइटल फंक्शन जैसे उसका बीपी, उसका
ईसीजी अगर हम कराते हैं वो नॉर्मल मिल रही है, ये प्रक्रिया वो सामान्य स्थिति में हो इस तरह के वाइटलिटी के साथ, तो हम सद्य विरेचन कर्म करवा देते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? विषाक्तता से पित्त दोष का प्रकोप और प्राबल्य हो तो पक्वाशयगत विष में विरेचन कराया जाता है, क्योंकि पक्वाशय पित्त का स्थान भी है। स्थावर विष के दूसरे वेग में विरेचन कराया जाता है, या मंडली सर्प के काटने के तीसरे, पांचवें और द्रवीकरण सर्प के पांचवें वेग में विरेचन कराने का निर्देश आयुर्वेद में मिलता है। अलर्क विष या रेबीज के केस में, इंसेक्ट बाइटिंग में कीड़े के काटने, पैथिक मकड़ी या स्पाइडर बाइट या चूहा काटने की स्थिति में विषाक्तता जो होती है उसमें विरेचन कराने का निर्देश किया गया है। संचारक विषाक्तता में अब कंट्राइंडिकेशन किन किन इस परिस्थितियों में हमें विरेचन नहीं कराना चाहिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर केस जो इमरजेंसी में आया है वो विरेचन कराने की स्थिति में नहीं होता है। कुछ पॉइजनिंग ऐसी भी होती है, केमिकल पॉइजनिंग, विरेचन कराने से पेशेंट की और स्थिति बिगड़ सकती है या प्राणघाती हो सकता है विरेचन। तो ये किन किन परिस्थितियों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रा इंडिकेटेड है कोरोसिव पॉइजनिंग जो होती है, केमिकल पॉइजनिंग या मैकेनिकल पॉइजनिंग या लेड पॉइजनिंग के जो केस होते हैं, जहाँ डायरिया एक कॉमन सिम्टम होता है, पेशेंट को पहले से ही डायरिया हो रहा है, ऊपर से हम विरेचन प्रक्रिया भी प्रारंभ करेंगे तो ये पेशेंट के लिए प्राणघाती स्थिति हो सकती है। इसीलिए यहाँ जहाँ अतिसार की परिस्थितियाँ चल रही हों पहले से, वहाँ विरेचन नहीं कराना चाहिए। दूसरा, पेशेंट यदि अनकॉन्शियस है, पूरा वाइटलिटी उसकी क्लियर नहीं है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, कार्डियक फंक्शन नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, पेशेंट डिसओरिएंटेड लग रहा है, तो हमें उस कंडीशन में भी विरेचन नहीं कराना है। तो विरेचन जो कि एक सभ्य प्रक्रिया है, बहुत इफेक्टिव भी है, लेकिन ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड पार्ट है जिसमें हमें विरेचन को निर्देश नहीं करना चाहिए। अब दूसरा जो उपक्रम है वो है उपधानम। उपधानम उपदानम विष संक्रमणार्थ मस्तके भेषज दानम। चक्रपाणी जो कि चरक के चिकित्साकार हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। वर्तमान संदर्भ में भी ये उतना ही जरूरी और उतना ही व्यवहारिक है जितना ये पुराने काल में किया जाता था। प्रक्रिया थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है इसको जब हम पढ़ते हैं या डिटेल लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक पक्ष देते हैं तो हमें समझ में आता है कि पुराने लोग वाकई में बहुत साइंटिफिक तरीके से काम किया करते थे। उदाहरण में मस्तक जो होता है, सिर पर कौवे के आकार का सद्यवन इंसिजन करके उसके ऊपर ताजा मांस रखा जाता है, जिसे काकपत कहते हैं। इसका उल्लेख सुश्रुत कल्प स्थान में वर्णित है। बकरे, गौ या भैंस का मांस या मुर्गी के मांस को सिर में काकपत बनाकर उसके ऊपर रखना चाहिए। इससे रक्त में व्याप्त जो विष है वो मांस में चला जाता है। अगर दंश स्थान या बाइटिंग प्लेस जो है, जहाँ बाइट हुआ है, वो शरीर के अधोभाग में हो, तो चरक आचार्य ने कहा है कि मस्तक पे काकपत बनाना चाहिए। और अगर दंश स्थान ऊर्ध्व भाग हो तो उपाधान पैरों में करना चाहिए, मतलब अपोजिट एक्सट्रीमिटी में जाके उपाधान करना चाहिए। काकपत का एक इंसिजन देके मांस रखना चाहिए उसके ऊपर, ताजा मांस। ताजा मांस की टेंडेंसी है कि वो विष को पूरा खींच लेता है। तो ये है कितना इफेक्टिव है इसके बारे में, तो जब हम प्रायोगिक तौर पे इसको संपन्न ना करें इस प्रक्रिया को, तब तक समझना मुश्किल है, लेकिन है बड़ा वैज्ञानिक ये। आचार्य वाग्भट के अनुसार जब विष की वजह से कफ प्रबलता के कारण वात का अवरोध हो जाता है, जिससे रुग्ण मूर्छित हो जाता है, तब सिर पर काकपत बनाकर कटुरोहिणी जो हर्ब है, जो औषध है, उसका बारीक कल्क उसके ऊपर रखना चाहिए। जो कटुक रोहिणी है, ये भी विष का अवशोषण करने के लिए एक हर्ब बताई गई है आयुर्वेद में, तो इसको भी रखा जा सकता है अगर आपके पास ताजा मांस उपलब्ध ना हो तो। अब विषधान में उपाधान की क्या उपयोगिता है, इस पर भी हमारे आचार्यों ने बहुत प्रकाश डाला है। प्लस मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि किस किस केस में उपाधान इफेक्टिव है। निद्राजनक, प्रलापक एवं मादक, मस्तिष्क प्रभावक विषाश्रास्त में जब मस्तिष्क जन्य लक्षण जैसे शिरशूल या हेडक होने लगता है, भ्रम या विभ्रम हॉल्यूसिनेशन की स्थिति में अगर पेशेंट है, डिल्यूशन पित्त विभ्रम हो रहा है, आक्षेप सीजर आ रहे हैं, उसको तंद्रा ड्राउजीनेस हो रही है, पेशेंट कोमा में जा रहा है,
तो इन सब परिस्थितियों में हम उपादान का प्रयोग कर सकते हैं और मुझे लगता है ये डेफिनेटली काम ही करता होगा, जब क्योंकि हमारी जितने भी आयुर्वेद के शास्त्र है बहुत व्यवहारिक तरीके से लिखे गए हैं, उनकी अपनी एक वैज्ञानिकता है। तो हम किसी भी उपक्रम पर संदेह नहीं कर सकते, इसलिए इसका प्रायोगिक छात्रों से या शिष्यों से अनुरोध है कि एक बार इसका प्रायोगिक करके अवश्य देखें कि ये कितना इफेक्टिव है। अगला उपक्रम है हृदय आवरण या प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट द हार्ट, क्योंकि हृदय ही प्राण स्थान है। अगर हृदय को रक्षा नहीं की जाए तो तुरंत ये प्राणघाती हो सकता है विष का। तो आयुर्वेद में विष हृदय आवरण जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। चरक के अनुसार विष के जितने भी 24 उपक्रम है उसमें हृदय आवरण, हृदय रक्षक, औषधम, चक्रपाणि ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि विष से हृदय की रक्षा करने के लिए जो उपचार किए जाते हैं उसको हृदय आवरण कहते हैं। या लिटरली इसकी मीनिंग यही है कि इज इट टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग टू द हार्ट फ्रॉम पॉइजनिंग। विषाक्रांत पुरुष की सर्वप्रथम विष से हृदय की रक्षा करनी चाहिए। अब उसकी रक्षा के लिए आयुर्वेद में क्या क्या मेजर्स बताए गए हैं, क्या क्या फॉलो करनी चाहिए चीज़ें, वो है जैसे शहद, मधु, गोघृत या घी, मज्जा, दुग्ध, स्वर्ण ग्यारिक, गोबर की राख, काली मिट्टी या पक्व लाख का रस, पक्व कौवे का ताजा मांस रस, बकरे या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका ताजा ब्लड। इस तरह की जो प्रोसेस है इसमें पेशेंट को यथाशीघ्र इनका पान कराना चाहिए, क्योंकि घी के गुण और विष के गुण एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो घी को तो वैसे भी विष चिकित्सा में सबसे प्रधान रखा गया है। इन जनरल घी इज द बेस्ट एनी टाइम इन एनी पॉइजनिंग। इन जनरल पॉइजन एंड घी इज क्लैरिफाइड बटर हैव डायमेट्रिकली अपोजिंग प्रॉपर्टीज। पॉइजन रीअरेंज कफ, पित्त एंड वाफ। जो विष है वो त्रिदोषों की सम्यकता को बिगाड़ देता है, इंक्लूडिंग देयर रिजर्वर एंड देन ऑक्यूपाई द हार्ट। और वो त्रिदोष जो है वो कुपित होकर हृदय में चले जाते हैं, इसलिए प्राणघातिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। फ्रॉम द हार्ट इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी क्विकली एंड बिकम डेट्रीमेंटल, है ना, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ घी इमीजिएटली after poisoning or inhalation slow down the spread of poison, whereby more time is available for treatment. This is the principle of Hridaya Avaran or protection of heart according to Ayurveda. The prime duty of the physician is to guard the heart, and hence, depending upon the availability, ghee and honey or agad. Agad means antitoxic drug which are widely mentioned in Ayurveda, mixed with honey is given to the patient. कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि विषाक्तता से हृदय की रक्षा करने के लिए अजय घृत या अमृत घृत का पान करें। घृत, दधी, दुग्ध, मधु या शीतल जल का पान करें। या एनिमल जितने मोस्टली जो कॉमनली एनिमल पाए जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र पूर्णतः वन, पुराने हमारे जो आचार्य थे वो वनों में रहते थे, इसलिए उनके संदर्भ में उन्होंने उन एनिमल्स का नाम लिया है जिनका मांस आप इन विष निवारण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर, नेवला, गोधा, मृग आदि का मांस या मांस रस का निरंतर सेवन करने का निर्देश विषाक्तता से हृदय की रक्षा के लिए सुश्रुत कल्प स्थान में किया गया है। आचार्य ढल्लन के अनुसार शरीर में व्याप्त विष का प्रतिषेधन के बाद चित्त का स्थान हृदय में व्याप्त विष का प्रतिषेधन करना चाहिए, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। ढल्लन सुश्रुत के टीकाकार हैं। टीकाकार वो होते हैं जो किसी संहिता को और अच्छे से इलॉबरेट करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और अगर संहिता में कोई त्रुटि या कोई डाउट हो तो उसको निवारण का पूरा प्रयास किया जाता है। तो हृदयावरण से तात्पर्य है अमृत, अजय, पुराण घृत, दूधी विषारी एवं महासुगंधी अगर, शिंबी आदि धारण किए जाने योग्य विषग्न द्रव्यों के द्वारा हृदय प्रोटेक्शन या हृदय प्रच्छादन किया जाता है। मधुक, कुष्ठ आदि द्रव्यों से बना अजय घृत या अपामार्ग बीज, पिप्पली आदि द्रव्यों से बने अमृत घृत का पान करना चाहिए। कि जितने भी अगद मेंशन्ड हैं, ये आयुर्वेद के अनुसार इनका बहुत वैज्ञानिकता है कि जितने भी अगद अभी अजय घृत, अमृत घृत बताया गया, बेसिकली ये
हर तरह की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट का काम करते हैं। इनमें जो दवाइयाँ या जो हर्ब्स को मेंशन किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली विष की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट हैं। इनको बनाने के तरीके के लिए जितने भी द्रव्यों की भावना या स्वरस आदि लिए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत पोटेंट एंटीडोट होते हैं। तो इस तरह के जो अगद हैं, उनको आप किसी भी तरह की पॉइजनिंग में उपयोग किया जा सकता है। विष उसके तीक्ष्ण गुणों से हृदय को आशक्त करता है, इसीलिए उसकी रक्षा करने के लिए घृत के साथ मधु मिलाकर अगतपान किया जाता है, या फिर अगतपान और घृत, या फिर अगत को मज्जा, गोमय रस, कृष्ण मृत्तिका जल, पंचगव्य या दधि, गैरिक आदि का पानी यथाशीघ्र पेशेंट को पान के लिए दिया जाता है। पंचगव्य क्योंकि गाय के 5 चीजों से बना हुआ है, गौ, दुग्ध, दधि, घृत और दूध। तो ये अपने आप में वैसे ही इम्यूनो बूस्टर का काम करते हैं, तो हृदय को प्रोटेक्शन करने के लिए इससे अच्छा एंटीडोट हमारे आयुर्वेद में नहीं मिलता है। नॉर्मली भी हम जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें पंचगव्य को एज ए नैवेद्य प्रस्तुत करते हैं। तात्पर्य सिर्फ पंचगव्य का यही है कि वो एज ए इम्यूनो बूस्टर डोज का काम करता है। तो यही इस केस में पंचगव्य बहुत इफेक्टिव है। अब हृदय आवरण की उपयोगिता क्या है? क्या इसका करना सही है? सभी विषयों का दुष्प्रभाव आखिरकार हृदय पर पड़ता है, लेकिन हृदय प्रभावक विष जैसे वत्सनाभ, करवीर, तंबाकू, डिजिटैलिस आदि की विषाक्तता, क्योंकि ये सारे कार्डियक पॉइजनिंग के लिए कार्डियक पॉइजन है सारे, तो इनकी विषाक्तता हृदय पर जल्दी और ज़्यादा पड़ती है। इसलिए इस तरह की पॉइजनिंग जब हो, उसमें हृदय आवरण चिकित्सा त्वरित करनी चाहिए, तुरंत उनका पालन करना चाहिए। इस तरह के जो चिकित्सा उपक्रम है, आयुर्वेद में बहुत वैज्ञानिक तरीके से इनको बताया गया है। आगे की चिकित्सा उपक्रमों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।